शान हिंद साहिबा को आवाज दे रहा हूं तो, मैं निहाल साहब की बेटी को आवाज दे रहा हूं तो, मैं कौम की इस बेटी को आवाज दे रहा हूं तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूं, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूं, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है घर का दरवाजा, मगर बेटी ही उठकर खोलती है घर का दरवाजा। और अब एक शेर पढ़ करके शान मैडम को आवाज देने जा रहा हूं, और आप आवाज लगा करके बता देना कि मैं शहर की एमएलए को आवाज देने जा रहा हूं। क्योंकि लोग मुंबई से आते हैं, डोडाईचा से आते हैं, धूलिया से आते हैं, तो उनको एहसास हो जाता है कि मालेगांव शहर के 50 नहीं 80% रास्ते खराब हैं, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी रास्ता बनाने की, वो दूरबीन लेकर के रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है इस शहर के लिए। मैं आइए इस वक्त आवाज देने जा रहा हूं कि हवा का रुख बदलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है, एक गिरकर भी संभलना जानती है। हवा का रुख बदलना जानती है, एक गिरकर भी संभलना जानती है। और तेरे फुनकारने से कुछ न होगा, तेरे फुनकारने से कुछ न होगा, ये सांपों को कुचलना जानती है, ये सांपों को कुचलना जानती मालेगांव शहर की एमएलए शान हिंद आगे बढ़ो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जनाब सदर साहब और हमारे कायद अबू असलाम जी साहब, आप तमाम साथियों, आज का ये प्रोग्राम ये शहर में सियासी तब्दीली की इब्तिदा करेगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ तकरीर करने खड़ी हुई हूँ। मेरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नए लोगों की शमूलियत, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये पार्टी के वर्कर, ये वर्कर नहीं, ये मेरा खानदान है। मेरे बाप की कमी, मेरे भाई की कमी और मेरे दूसरे घर के रिश्तेदार की कमी पूरी करने का काम ये वर्कर हमेशा से करता आया है। अब एक चीज और बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के साथ में बढ़ने से और रिश्ते बढ़ते गए। मैं अगर यहाँ किसी का नाम लेने में कोई मेहनत करके जुलूस लेकर यहाँ आया है और उसका नाम लेने में अगर भूल हो गई होगी तो मैं पार्टी के सदर होने के नाते आपसे माफी मांगती हूँ। और अगर घर के अफराद से छोटी बड़ी गलतियां होती होंगी तो उसे नजरअंदाज करके माफ करने का काम बड़े दिल वालों का होता है। और आप और मालेगांव शहर हमेशा से बड़े दिल वालों का है। जब कोविड का मामला आया तो लोग बोलते थे कि भूखे मरेंगे, तो हम लोग ये समझते थे कि मालेगांव में कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जो लोगों को संभालता है बिना किसी जात, बिना किसी बिरादरी, बिना किसी पहचान के, न इलाके का कोई इम्तियाज किया। ये शहर के सीने में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के आए हुए लोगों को अपनी जगह दी, अपने दिल में जगह दी। मराठवाड़े से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, चाहे खानदेश से आए हुए लोगों को मालेगांव शहर में जगह दी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मालेगांव शहर में दूसरे शहरों के, दूसरे गांव के लोगों को जगह दी, उसी तरह भले ही मैं जिस्मानी तौर पर कमजोर हूँ, लेकिन आप मेरी ताकत हो। आप जिस तरह हिंदुस्तान के दूसरे इलाके के लोगों को जगह दी, बसाया, बनाया, इसी तरह आप मुझसे सहारा देके आप मालेगांव शहर की नई तस्वीर बनाने में मददगार साबित करेंगे, ये उम्मीद करती हूँ।
मालेगांव शहर में 1999 के बाद से सियासी नाटक की शुरुआत हुई, जहां लोग ये तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा सियासत नहीं करते, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि 24 घंटा सियासत भी नहीं करते तो करते क्या है? क्योंकि उनके घरों का कारोबार भी कुछ नहीं है, वो खाते क्या है, कमाते क्या है, कारोबार भी नहीं करते, 24 घंटा सियासत भी नहीं करते। मैं शहर से सवाल करना चाहती हूँ कि देख लो उनके कारोबार कैसे, उनकी कसालत होती है, कहाँ से कमाई आती है। ये शहर अपने दिमाग में सोच ले कि कहाँ से भले ही कोई छुपा चोर हो, कोई दिखता चोर हो, लेकिन मालेगांव शहर में आप ये बता दो कि कारोबार उनका क्या है और कौन हलाल कारोबार करता है और अपने घर की कसालत इतनी शान से कैसे कर ले रहा है। मालेगांव शहर में सियासी बहरान की इब्तिदा 1999 से हुई। यहाँ अपना सियासी फायदा उठाने के लिए कहीं बरादरी का फायदा, भाई बरादरी से नाम से लोगों को बांटा गया, तो कभी मजहबी तलवार, मजहबी चोले के नाम पर मालेगांव शहर का इस्तेसाल हुआ। आप देखेंगे मुसलसल कहीं पानी बेच के, कहीं मालेगांव का फंड बेच के, आप मालेगांव शहर का मशरकी इलाका 70% टैक्स भरता है और इसके बावजूद हमारे यहाँ 10% भी कम नहीं होता। और बेशर्मी इसमें यह है कि जो लोग यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो खामोशी से उस गार्डन में नारियल फोड़ने की जगह पर खड़े हो जाते हैं नारियल लेने के लिए। ये हमारे सियासी बहरान की पहचान है। अगर आप देखो किसी के घर में अगर कोई केस हो गया, कोई सियासी लोगों के घर में, तो वो फौरन भूल गए कि हमको संविधान बचाना है, हमको जो नारे लगा रहे थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो पहुंच गए ऐसी पार्टी के पास जो बीजेपी के हाथ में बिकी हुई है, बीजेपी के साथ में रही है। आप मैं मालेगांव शहर का सियासी दौरान इसलिए बोल रही हूँ कि मालेगांव शहर की बेदार आवाम ने जिनको चुनकर दिया और जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लोग बीजेपी के साथियों के साथ मिलकर रोजाना पुलाव की पार्टी कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि तुम मुझसे उनको वोट दोगे। ये सवाल है मेरे शहर के लोगों से, क्या बीजेपी के हामियों को मालेगांव शहर वोट देगा? छुपे हामी भी और जो दिखते हामी है वो भी। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि फला चीफ मिनिस्टर साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते, सिर्फ मोहब्बत करते और कौन सी मोहब्बत करते तो मेरी समझ में नहीं आती। ना कोई स्कीम मालेगांव में देते, ना मालेगांव में कोई फंड देते, ऐसा क्या देते जिससे मोहब्बत जाहिर हो जाती, ये मेरी समझ में नहीं आता। मालेगांव शहर में माजी में 12 नवंबर का वाकया पेश आया। उस वक्त भी दोनों सियासी लीडर जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, मेरे वालिद बोलते थे, मैं उनसे पूछी थी कि लीडर किससे बोलते हैं। शायद मुझे बोले थे कि लीडर वो है जो अपने ग्रुप के, अपने टुकड़ी के आगे चलता है। आगे चलने का मतलब ये होता है कि आने वाला हमला, तूफान, मुसीबत, उसको सबसे पहले झेलने का काम लीडर करता है। लेकिन माजी में आपने देख लिया में जिन्होंने प्रोग्राम रखा वही लीडर पुलिस के आने के वक्त वर्कर को छोड़कर भाग गए। ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर को ना मजहब के नाम पर खेलने वाला आदमी चाहिए, न गुंडागर्दी और बराबरी के नाम से लोचने वाला आदमी चाहिए। यहाँ चाहिए प्योर सियासी आदमी, वो सियासी आदमी जो समझ सकता है तुम्हारे लिए जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है, तो सियासी आदमी को ये शऊर होना चाहिए कि उसने समझना चाहिए पॉलिसी तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। उसको ये समझना चाहिए कि 12 नवंबर जैसा वाकया अगर पेश आ गया तो लीडर का क्या काम होता है, उसको अपने शहर को कैसे बचाना है। अगर गढ़ की यात्रा का मामला आया, लोग मशरिक से मगरिब की तरफ जाने की बजाय मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहे हैं फसाद करने के लिए और लोगों के कारोबार, दुकानों पर पत्थर मार रहे हैं, तो उस वक्त लीडर को ये अक्ल और शऊर चाहिए कि वो मुकाबला करे पुलिस
ऊपर इतना दबाव डाले। ये नहीं कि पुलिस के पास खड़े हो गए साहब तुम जो बोल रहे हो वो सही है, ये बोलने वाला लीडर नहीं। माजी में तुमने साथी निहाल अहमद को देखा है, वो ऐसे लीडर थे जिनके सामने किसी की ताकत नहीं थी बोलने की। ऐलान में जब साथी निहाल अहमद बोलते थे तो मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की उनको जवाब देने की ताकत नहीं थी। मैं आप लोगों से, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, सब आसिम भाई को सुनने आए, मैं समझ रही हूँ। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि पिछले माजी 25 साल में जो मालेगांव शहर का सियासी बहरान हुआ, मालेगांव शहर का जो मजहबी बहरान हुआ, मजहबी बहरान इसलिए हुआ कि रमजान के महीने में जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारी मस्जिदों के सामने डीजे चलाया जा रहा था तो कोई ताकत नहीं थी उनको रोकने वाली, बल्कि ये बोला जा रहा था कि मस्त में हद से काम लो। ये हमारा मजहबी बहरान हुआ। हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जब लोग जमा हुए तो उनको झूठे केस में फंसा के 11 महीने जेल में रखा गया। यहाँ आज मौजूद है कई लोग जो जेल में थे। ये हमारा मजहबी बहरान हुआ। और जो हमारे यहाँ का फंड, हमारे यहाँ का टैक्स, हमारे यहाँ मशरकी हिस्से में इस्तेमाल होने की बजाय मालेगांव शहर रोड, गटर और पानी, साफ पानी के लिए परेशान है। और मालेगांव शहर का दूसरा हिस्सा सुशोभीकरण, यानी वहां पर खूबसूरती का काम हो रहा है। ये जो हमारे टैक्सेस वसूल होते हैं और जो टैक्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होने की बजाय शहर के दूसरे हिस्से में इस्तेमाल होते हैं, उसे रोकने की ताकत हमारे लीडरों में नहीं है। यही बुजदिली का जवाब हमको आने वाले इलेक्शन में देना है। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में अगर आपने हमारे पार्टी के नुमाइंदे को चुनकर दिया तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में तालीम के लिए बेहतर इंतजाम होगा। तालीम को सस्ती करने के लिए, खवातीन में रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगी, खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में मर्द जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, उनके लिए कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में जो सनत हमारी रीढ़ की हड्डी है, पावर लूम, वो परेशान है क्योंकि हमारे खिलाफ जो पॉलिसीज बनती है उसके लिए बोलने वाला हमारा कोई रहनुमा ऐवान में नहीं है। हम देर से आसिम भाई के साथ हम लोग शामिल हुए, लेकिन मालेगांव शहर का नुमाइंदा तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाने में, तुम्हारे पावर कंपनी की गुंडागर्दी के खिलाफ, तुम्हारे जो सूद के दाम में बार बार उतार चढ़ाव आता है वो, और जो व्यापारी सिंडिकेट बनाकर एक फैसला कर लेते हैं कि इस कीमत से ज्यादा हमको माल नहीं खरीदना है, उनके खिलाफ ऐसी स्कीमें, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि मालेगांव शहर खुशहाली के साथ जिए। ये कोशिश मैं आप लोगों की कोशिशों से करूंगी। और आप ये याद रखना कि मालेगांव शहर में हर तूफान का मुकाबला तुम ही लोग कर सकते हो, निहाली सोच वाले समाजवादी के साथ मिलकर। बाकी किसी की छाती नहीं है यहाँ पे कुछ करने की। तूफान का एक हम ही करेंगे मुकाबला। निहाली सोच वाले समाजवादी सुन लो कि तूफान का एक हम ही करेंगे मुकाबला। कश्ती से बुजदिलों को उतर जाने दीजिए और वो उतारने का काम मालेगांव शहर करेगा आने वाले इलेक्शन में। आप लोगों ने यहाँ आकर मेरी बातें सुनी, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान, मेरे वर्कर यहाँ से जाने के बाद वो इलेक्शन खुद का इलेक्शन समझ के, जैसे साथी निहाल अहमद साहब का इलेक्शन समझा करते थे, वैसा इलेक्शन समझ के घर घर जाकर प्रचार करेंगे। देखो 5 साल देख लिए एक लीडर का, उनके बाप का 10 साल, एक लीडर का भी 10 साल देख चुके, 15 साल कारपोरेशन में रह के मालेगांव शहर की हालत झेड़ने से खराब हो गई है। ये सब उनके साथ उनके किए हुए काम है, उनके किए गए कोताही है जिनको तुमको शहरियान को बताना है। और तुमको ये बताना है कि हर तकलीफ में, हर मुसीबत में जनता दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी हमेशा हिम्मत से छाती ठोक के मालेगांव शहर के लोगों के लिए कोशिश करती आई है। और आने वाले वक्त में अगर मालेगांव शहर में नुमाइंदा हमको चुनकर दिया तो हम मालेगांव शहर के तालीमी काम,
रोजगार का काम, खवातीन के रोजगार का काम, सनत को बचाने का काम, पावर लूम को बचाने का काम, और पावर कंपनी की मस्ती है उसको खत्म करने का काम आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। ये वादा मैं आप लोगों से करती हूँ।